तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये क्लास 10th का साइंस का लेसन 1 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें दूसरा टॉपिक जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है, किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ x का नाम तथा सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन 1 में बोल रहा है। 2 नंबर में कहता है, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ x की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यानी कि जो इसमें पदार्थ का नाम और सूत्र हम लिखे हैं, अगर उसको हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फिर क्या रिजल्ट होने वाला है, ये हमें लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम जीवित चूना कहते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है, जैसे कहता है ना सूत्र लिखिए, तो सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद 2 नंबर जो कहता था इसके जल के साथ अभिक्रिया, तो इसके लिए समीकरण कुछ इस तरह से बनेगा। इसका समीकरण कुछ इस तरह से बनेगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, ठीक। ये क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। देखिए, जब ना इसी का यूज हम करते हैं जब घर को आप अगर पेंट करते होंगे या फिर देखते होंगे गांव घर में जब लोग घर को रंगाता है तो उससे पहले एक बार चूने से उसका पुताई करता है, ठीक है। और वही है कैल्शियम ऑक्साइड से वो पुताई किया जाता है और सूखने के बाद उस पर फिर से पेंट चढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि कलर चढ़ाते हैं, जो उसको या फिर जिस डिजाइन से कलर करना होता है वो चीज़, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। अब यहाँ पे जो 1.7 में प्रयोग किया गया है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो उसमें यह हुआ है, ये है कि जल के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया है और परखनली में, एक परखनली में ऑक्सीजन और एक परखनली में हाइड्रोजन गैस जमा हुआ है। और उसी में से क्या हुआ कि एक में जितना है उससे दुगुना दूसरे में है। अब चलिए ये हुआ कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको ही समझते समझते हम इसका आंसर भी देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर में जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही ह्रास। यानी कि द्रव्यमान हमेशा ही संरक्षित रहता है। द्रव्यमान को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करवाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को होने से पहले जितना उसका भार यानी द्रव्यमान होगा, उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल बनेगा उसका भी द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए। फिर आगे है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा ना, तो इसके बाद भी क्या होगा, उसका जो उसमें उस तत्व में जितना परमाणु का संख्या होगा वो सब के सब समान होंगे। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। कंकाली समीकरण का मतलब ये हुआ कि सिर्फ वहाँ पे जो तत्व लिया गया है उसका संकेत या फिर उसको सूत्र भी कह सकते हैं, उस रूप में लिख देते हैं तो वो हो गया उसका कंकाली समीकरण। लेकिन जब उसमें उसका द्रव्यमान को भी बराबर कर दिया जाता है तब वो हो जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए और इसी से आप समझिएगा, देखिए इसमें यहाँ है H2O यानी कि ये जल है, ठीक। और जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो उसमें एक तरफ हाइड्रोजन यानी कि जो कैथोड होता है ना,
कैथोड मतलब कैथोड होता है वो धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक होता है। तो जो ऋणात्मक होता है तार, उस पर क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ से मुक्त होता है, ठीक। और जिधर से धनात्मक होता है यानी कि एनोड होता है, उधर क्या होता है कि ऑक्सीजन वहाँ से मुक्त होता है। अब उसी में हम एक एक ढक्कन दोनों में पहना देंगे तो हाइड्रोजन उस ढक्कन के अंदर चला जाएगा, ऑक्सीजन उस ढक्कन के मतलब ये दूसरे वाला ढक्कन की तरफ चला जाएगा, ठीक। अब यही इसी में देखिए ये हो गया हमारा कंकाली समीकरण। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन 2 है, चलो ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर देखिए कितना है, इधर 2 है। यानी कि हमें सिर्फ इसमें ये बताया गया है कि जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होगा, लेकिन इसमें इसका जो द्रव्यमान है उसको बराबर नहीं किया गया है। तो ये हो गया कंकाली समीकरण। अब इसको जब हम संतुलित करेंगे, जैसे इधर ऑक्सीजन 2 है तो हम इधर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक। तो अब देखिए हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पीछे लगा दिए 2। अब देखिए हाइड्रोजन भी इधर 4 है, यानी कि अभिकारक यानी अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त होता है, इसमें भी देखिए यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 गो है ना, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसी को क्वेश्चन बनाया था कि एक परख नली में जितना होता है या जितना गैस है उसका 2 गुना दूसरे परख नली में क्यों है, तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब हम संतुलित करेंगे ना तो इस तरह से मिलता है, ठीक है। जब 2 ऑक्सीजन मुक्त होता है तो इसके स्थान पर 4 हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, ठीक, ये चीज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ देखिए 2 गो ऑक्सीजन मुक्त होता है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। इसी का तो क्वेश्चन बनाया था, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे दिया गया है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है, यानी क्यों बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको ये बहुत ही आसान है। ऐसे आप जानते हैं कि लोहा और कॉपर में कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो लोहा ज़्यादा क्रियाशील है। तो जब भी अगर कोई भी अभिक्रिया होता है और उसमें अगर कॉपर अवेलेबल है और उसमें रिएक्शन हो रहा है तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को हमेशा हटा देगा। बस इसी से संबंधित ये है। खैर चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। अब देखिए इसका आंसर है, लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला जाता है तो फेरस सल्फेट बनता है और विलयन का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर विस्थापित हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आयरन को डालते हैं तो चूंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो अब ज़्यादा क्रियाशील है तो ये करेगा क्या, ये करेगा ये कि फेरस सल्फेट बनाएगा, यानी कॉपर को हटा देगा यहाँ से और खुद सल्फेट के साथ यानी SO4 जो है इसके साथ में ये खुद जुड़ जाएगा और बन जाएगा FeSO4 और इसी का नाम है फेरस सल्फेट। और ये जो कॉपर है ना ये कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील है तो ये कॉपर जो है वो नीचे पेंदी में बैठ जाएगा यानी कि विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने इसको भाषा में लिखा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि क्रियाकलाप 1.10 में यानी प्रयोग किया गया है जो 1.10 का है, उसमें द्विविस्थापन का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ देखिए इसमें देखिए यहाँ पर Na2SO4 जो कि लिक्विड है, फिर BaCl2 ये भी लिक्विड है। अगर ये दोनों का रिएक्शन किया जाता है तब क्या होता है कि BaSO4 बनता है, यानी कि इसका जो सल्फेट है वो बेरियम के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ से देखिए NaCl यानी कि क्लोरीन यहाँ पर सोडियम के ऊपर आ जाता है।
यानी कि दोनों आपस में अदल बदल जाते हैं, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसी का कहता है कि एक दूसरा एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, वही कह रहा है कि अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, लेकिन जो इसमें दिया हुआ है उससे अलग। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। इसमें है मतलब दूसरा इसका एग्जाम्पल है, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराने पर लेड आयोडाइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि पहले जो लेड नाइट्रेट था, तो लेड नाइट्रेट में से नाइट्रेट जो है वो निकल के आ जाता है कहाँ पर, पोटेशियम के पास, और फिर उसके बाद जो पोटेशियम आयोडाइड ये जो है इसमें से आयोडीन निकल के ये लेड का पास जाता है और ये बनता है लेड आयोडाइड और ये बनता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, वही यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे हैं, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें है PbNO3 इसका होल ट्वाइस, यहाँ पर लेड नाइट्रेट यहाँ है, फिर इसके बाद है प्लस 2Ki, यानी कि ये पोटेशियम आयोडाइड है। तो यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, इसमें से क्या हुआ कि नाइट्रेट और आयोडाइड ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। यहाँ देखिए Pb यानी कि लेड के साथ आयोडीन आ गया I2, जो यहाँ पर पहले K के साथ में था। फिर इसके बाद क्या होता है कि K के साथ यानी पोटेशियम के साथ NO3 यानी नाइट्रेट क्या होता है, आ जाता है, जो कि आपस में आदान प्रदान हो गया। तो यही तो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बस इसका आंसर कुछ इस तरह से बन जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आता है कि उपचयित और अपचयित ये है क्या। देखिए जब भी अगर ऑक्सीजन और अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है तब क्या होता है, तब वो होता है उपचयित। ठीक, लेकिन अगर इसका उल्टा हो यानी कि ऑक्सीजन निकलेगा और या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपचयित। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, और फिर क्या होता है रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो ये क्या बनेगा, तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या बनेगा और इसमें सोडियम का अपचयित होता है या फिर उपचयित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पर है ना वही चीज, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, अर्थात सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो अतः यहाँ 2 बार लिख दिए ना, तो एक ही बार होगा। अतः यहाँ सोडियम एक उपचयित होने वाला पदार्थ है। ठीक, तो इस तरह से आपको इसका पहचान कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं इसका 3 का 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड और इसके साथ अगर जल का रिएक्शन करवाया जाता है तब बनता है कॉपर और जल बनता है। तब यहाँ पे कहता है कि जो कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है, यानी कॉपर कौन सा पदार्थ है, उपचयित होने वाला पदार्थ है या फिर अपचयित होने वाला पदार्थ है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन बाहर जाता है या फिर हाइड्रोजन जुड़ता है तब उसका होता है क्या, उसका होता है अवकरण, यानी कि वो जो पदार्थ होता है वो उपचयित होने वाला पदार्थ होता है। तो यानी कि यहाँ पर कॉपर का उपचयन हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर में है, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है ना कॉपर से, अर्थात कॉपर का अवकरण हो रहा है। अतः यहाँ कॉपर उपचयित होने वाला पदार्थ है। ठीक, लगभग ये आंसर तो बन ही गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बाद देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद हम आएंगे इसके अभ्यास। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी का आगे वाला जो अभ्यास वाला क्वेश्चन आंसर है इसको हम इसी चैनल पे पार्ट 2 वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में इसका भी आंसर आपको दे दें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जिसको एडिट करने में मुझे भी प्रॉब्लम होगा, और साथ ही साथ जब भी आप उसको पढ़ाई करोगे तो आप भी उसमें काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में ऐड हो जाता है।
तो इसलिए क्या करेंगे कि हम वो जो अभ्यास वाला क्वेश्चन आंसर है उसको हम पार्ट 2 में ऐड कर देंगे। बाकी इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आंसर को हमने बताया है उसको आप एक नोट बना लीजिएगा, जिससे कि आप उसको भविष्य में भी बिना वीडियो को देखे हुए भी आप उसको रीड कर सके। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर में या फिर वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको आप कमेंट करके हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उस डाउट पर या फिर उस प्रॉब्लम पर हम कोई भी एक्शन ले करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हो कि पार्ट 2 वीडियो आपको जैसे हम अपलोड करें मिल जाए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल मासूम स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 2, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और उसको आप वहाँ से बिना मिस किए हुए उसका पार्ट 2 भी आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।